रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति एक अचानक घटी घटना नहीं थी। इट वॉज नॉट अ सडन अक्रेंस। भारतीयों के भीतर अंग्रेज हुकूमत के प्रति गुस्सा, एंगर, रेजेंटमेंट उस वक्त से था जब से अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कदम रखा। और जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, एंगर है, तो आप अपने गुस्से को अभिव्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपने एंगर को बाहर निकालेंगे। और ऐसा करने के लिए आपके पास कई माध्यम हो सकते हैं। विद्रोह, रिवोल्ट, रिबेलियन एक माध्यम है। तो 1857 का रिवोल्ट भारत में अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध होने वाले रिवोल्ट्स के एक लंबे परंपरा, एक लॉन्ग ट्रेडिशन का हिस्सा था। मतलब अंग्रेजों के आने के साथ ही उनके अगेंस्ट विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। 1857 का रिवोल्ट एक नई घटना नहीं थी। ये पहली दफा नहीं था कि अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध भारत में विद्रोह किया जा रहा हो। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों के प्रति विद्रोह भारत में क्यों हो रहा था। क्यों विद्रोह किया जा रहा था इन अंग्रेजों के प्रति। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर 1857 से पहले होने वाले जितने भी विद्रोह हैं, जितने भी रिवोल्ट हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये मूवमेंट, ये रिवोल्ट क्यों हो रहे थे। देखिए, जैसे जैसे अंग्रेज भारत में अपना हुकूमत मजबूत कर रहे थे, अपने रूल को और मजबूती से इस्टेब्लिश कर रहे थे, अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, वैसे वैसे अंग्रेजों का भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी में हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस भी बढ़ रहा था। और ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी में इंटरफेरेंस अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कर रहे थे, अपने हितों के लिए कर रहे थे। तो ये क्लियर है, अंग्रेजों के द्वारा इंडियन सोसाइटी में जो इंटरफेरेंस किया जा रहा था, जो इंटरफेरेंस किया गया, जो बदलाव लाया जा रहा था, जो बदलाव लाया गया, इन बदलाव, इन इंटरफेरेंस का सबसे बुरा प्रभाव भारतीयों के ऊपर ही पड़ा। इंडियंस के ऊपर ही पड़ा। तो ये इंडियंस, आप कह सकते हैं कि ये इंडियंस अंग्रेजों से परेशान थे, अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे, उनके द्वारा लाए जा रहे बदलाव, चेंजेस से परेशान थे। और जब जब इन इंडियंस की ये परेशानी, इन इंडियंस का ये गुस्सा एक लिमिट को क्रॉस किया, तब भारत में अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत हुई। ये विद्रोह, ये रिवोल्ट्स, ये मूवमेंट्स तीन तरह की थी। पहला सिविल रिबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग और पीजेंट मूवमेंट। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा सिविल रिबेलियन। 1857 से पहले हुए जितने भी मूवमेंट्स, रिवोल्ट्स हैं, जो कि सिविल रिबेलियन की कैटेगरी में आते हैं, इन्हें हम इस वीडियो में समझेंगे। ट्राइबल अपराइजिंग और पीजेंट मूवमेंट हम अपने आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन मूवमेंट्स को किन्होंने लीड किया। जिन सिविल रिबेलियंस की हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि इन सिविल रिबेलियंस को किन्होंने लीड किया, लीडरशिप किन्होंने प्रोवाइड किया इन मूवमेंट्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किन्होंने किया, पार्टिसिपेशन किनका था, इन मूवमेंट्स का नेचर क्या था, क्या ये मास मूवमेंट्स थी, क्या पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया में ये मूवमेंट एक साथ हुए थे, क्या हर किसी ने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। फिर हम जानेंगे कि इन मूवमेंट्स के मेन काउजेस क्या थे, ये मूवमेंट्स, ये रिबेलियंस कहाँ कहाँ हुए थे, किन किन जगहों में हुए थे। फाइनली 1857 से पहले हुए इन सारे सिविल रिबेलियंस को एनालाइज करते हुए हम एक कंक्लूजन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। एक कंक्लूजन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। क्लियर। सबसे पहले सिविल रिबेलियन, 1857 से पहले हुए सिविल रिबेलियन से जुड़े तीन इंपॉर्टेंट बातों को हमें समझना है। लीडरशिप, पार्टिसिपेशन और नेचर ऑफ रिबेलियन। तो इन सिविल रिबेलियंस, इन सारे मूवमेंट्स का लीडरशिप किनके द्वारा किया जा रहा था, कौन लीड कर रहे थे इन सिविल रिबेलियंस को। जितने भी लीडर्स थे, देखिए जितने भी लीडर्स थे इन सिविल रिबेलियंस के, ये सभी लोग समाज के एलीट वर्ग से आते थे। इनके अंतर्गत आएंगे वे राजा, वे किंग, जिनसे अंग्रेजों ने सत्ता छीन ली थी, अथॉरिटी छीन ली थी, पावर छीन लिया था। वे नवाब, वे जमींदार, वे लैंडलॉर्ड, जिनकी अथॉरिटी, जिनका वर्चस्व अंग्रेजों ने समाप्त कर लिया था, जिनकी जमीन अंग्रेजों ने छीन ली थी। इन लोगों के द्वारा
इन सिविल रिबेलियंस को लीड किया जा रहा था, ये लोग इन सिविल रिबेलियंस को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। ओके, अब बात है कि इन मूवमेंट्स का मास बेस क्या था, इन सारे सिविल रिबेलियंस का मास बेस क्या था। तो मास बेस की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेशन जो है इन सिविल रिबेलियंस में, पार्टिसिपेशन था पुअर पीजेंट्स का, फार्मर्स का, आर्टिजन्स का, क्राफ्ट्समैन्स का, उन सोल्जर्स का जिन्हें उनके रेजिमेंट से निकाल दिया गया हो। ओके, यहाँ पर आप एक बात समझ लें, यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि इन मूवमेंट्स को हम सिविल रिबेलियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पार्टिसिपेशन तो पीजेंट्स का भी है, आर्टिजन्स का भी है, ओके, सोल्जर्स का भी है। तो फिर हम इन मूवमेंट्स को पीजेंट्स मूवमेंट क्यों नहीं कहते, सिविल रिबेलियन क्यों कहते हैं। देखिए, रीज़न ये है कि भले ही इन मूवमेंट्स में पीजेंट्स और आर्टिजन्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो लीडरशिप है, इन मूवमेंट्स को लीडरशिप प्रोवाइड किया गया इन राजा, इन नवाब, इन जमींदार्स के द्वारा, और इसलिए लीडरशिप की वजह से इसलिए इन मूवमेंट्स को सिविल रिबेलियंस कहा जाता है। ओके, अब आते हैं नेचर ऑफ रिबेलियन की तरफ। नेचर ऑफ रिबेलियन की अगर हम बात करें तो ये सारे मूवमेंट सडन हुआ करते थे। सडन मतलब कोई प्लानिंग नहीं हुआ करता था, कब मूवमेंट स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये पहले से डिसाइड नहीं हुआ करता था। मूवमेंट लोकलाइज्ड हुआ करता था, मतलब कुछ लोकेशन, कुछ लोकेलिटी तक ही सीमित होता। उसके बाद ये मूवमेंट्स लंबे समय तक नहीं चलता, बहुत शॉर्ट पीरियड का होता। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये मूवमेंट आर्म्ड हुआ करती थी, मैसिव हुआ करती थी। मतलब अगर एक विलेज में मूवमेंट हो रहा है, अगर एक विलेज में अंग्रेजों के विरुद्ध मूवमेंट, रिवोल्ट हो रहा है, तो उस विलेज के सारे लोग इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो ये है नेचर ऑफ सिविल रिबेलियंस 1857 से पहले। ओके, अब हम आते हैं काउजेस। इन रिबेलियंस के पीछे काउजेस क्या थे, कारण क्या था। सबसे पहले जनरल काउज को देखेंगे। जनरल काउज, इन सारे रिबेलियंस के पीछे, इन सारे रिवोल्ट्स के पीछे जो फंडामेंटल काउज था वो था अंग्रेजों के द्वारा इंडिया के इकोनॉमी, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंडिया के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लाया गया वो बदलाव, जिसके कारण लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। इन चेंजेस ने इंडिया के ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने इंडिया के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी बहुत बदलाव किए। लैंड रेवेन्यू को बहुत अधिक इंक्रीज कर दिया, और लैंड रेवेन्यू से जो पैसा आता, ओके, लैंड एक तरफ तो लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू से जो पैसा आता, इन पैसों को अंग्रेजों ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज किया, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यूज किया। इंडिया के डेवलपमेंट, फार्मर्स के डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया। तो ये कुछ जनरल रीजंस थे। ओके, अब हम आते हैं स्पेसिफिक रीजंस की ओर। स्पेसिफिक रीजन जैसे जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, इन्होंने इन रेबेलियंस को अपना लीडरशिप प्रोवाइड क्यों किया, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्यों अपना लीडरशिप प्रोवाइड किया। देखिए, जमींदार्स ने इन रेबेलियंस को अपना लीडरशिप प्रोवाइड किया, लैंडलॉर्ड्स ने अपना लीडरशिप प्रोवाइड किया, राजाज ने, नवाब्स ने अपना लीडरशिप प्रोवाइड किया। सबसे पहला कारण था ज़मींदारों की ज़मीन छिन गई थी। देखिए, अंग्रेज़ क्या करते थे, वे इन ज़मींदारों के लिए एक टारगेट फिक्स करते थे कि इन ज़मींदारों को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और अगर ये ज़मींदार इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते तो इनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। अंग्रेज इनकी ज़मीन वापस इनसे ले लेते थे, और इतना ही नहीं, इन्हें रिप्लेस भी कर दिया जाता था। इन ज़मींदारों को रिप्लेस कर दिया जाता था किसी आउटसाइडर से। दैट मीन्स किसी आउटसाइडर को, ये आउटसाइडर कोई मर्चेंट हो सकता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, किसी आउटसाइडर को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का जिम्मेदारी, कलेक्ट करने का राइट दे दिया जाता था। तो इन सभी बातों को लेकर ये ज़मींदार इन अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, और इसलिए इन सिविल रेबेलियंस में ये अपना लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें पीजेंट्स और आर्टिजन्स की, इन्होंने इन रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट क्यों किया, तो रीज़न कुछ इस तरह है। देखिए,
लैंड रेवेन्यू को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया था और इन बढ़े हुए लैंड रेवेन्यू को पे करने में ये पीजेंट सक्षम नहीं थे। रेवेन्यू को पे करने के लिए इन्हें कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज लेने की वजह से जब ये अपना कर्ज वापस चुका नहीं पाते थे तो ये धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले गए, डूबते चले जाते थे। इसके बाद एक और रीज़न था। देखिए, पहले क्या था, जब एक किसान रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था तो वो लैंडलॉर्ड के पास जाता, ज़मींदार के पास जाता और ज़मींदार से थोड़ी मोहलत मांग लेता। क्योंकि ज़मींदार पुराना होता, किसान को वो जानता, इसलिए ज़मींदार किसान को मोहलत दे दिया करता था और कभी कभी कंसेशन भी प्रोवाइड करता था, कभी कभी रेवेन्यू लगान माफ़ भी कर दिया करता था। लेकिन जब इन पुराने ज़मींदारों को रिमूव करके इनके जगह नए ज़मींदारों को लाया गया तो ये जो कनेक्शन था ज़मींदार और किसान के बीच, जो कनेक्शन था, ओके, ये कनेक्शन टूट गया क्योंकि ये नए ज़मींदार आउटसाइडर थे। अब अगर किसान रेवेन्यू पे नहीं कर पाता तो उसकी ज़मीन डायरेक्टली छिन जाती बिना कोई मर्सी दिखाए, बिना कोई दया, बिना कोई रहम दिखाए, क्योंकि ये आउटसाइडर्स थे, नए ज़मींदार ये आउटसाइडर थे, इनका कोई कनेक्शन नहीं था पीजेंट्स के प्रति। ओके, तो इससे किसानों की कंडीशन और ख़राब होती गई। ओके, और यही रीज़न था कि 1770 से लेकर 1857 तक इंडिया में 12 मेजर फेमाइंस और सैकड़ों माइनर फेमाइंस हुई। ओके, आर्टिजन्स के साथ क्या प्रॉब्लम था? देखिए, आर्टिजन्स के गुड्स और प्रोडक्ट्स जो ये आर्टिजन्स मैन्युफैक्चर करते थे उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। ये बेरोज़गार हो चुके थे, आर्टिजन्स बेरोज़गार हो चुके थे, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया गुड्स प्रोडक्ट्स खरीदने वाला कोई नहीं था, इंडिया में भी नहीं और इंडिया के बाहर भी नहीं। इंडिया के बाहर इन गुड्स को कोई खरीदता नहीं था, इसके पीछे अंग्रेज़ों की टैरिफ पॉलिसी जिम्मेदार थी। देखिए, टैरिफ का मतलब होता है वो टैक्स जो कि इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर एक कंट्री के द्वारा लगाया जाता है। जब इंडिया के आर्टिजन्स अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते ब्रिटेन में तो ब्रिटेन इन गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देता। ओके, ब्रिटेन के मार्केट में और टैक्स लगाने की वजह से ब्रिटेन के मार्केट में पहुंचते ही ये गुड्स ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाते हैं और इसके वजह से, इसके कारण कोई भी इन गुड्स को, इंडियन के आर्टिजन्स के गुड्स को नहीं खरीदता। लेकिन इधर देखिए, ब्रिटेन से आने वाले जो मैन्युफैक्चर गुड्स थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा होता, तो इंडिया में ब्रिटेन से आने वाले मैन्युफैक्चर गुड बहुत सस्ते बिकते, तो इंडिया में भी इन आर्टिजन्स का गुड कोई नहीं खरीदता। एक और रीज़न था डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल पैट्रन्स। पहले क्या होता कि राजा, महाराजा, जमींदार ये इन आर्टिजन्स के लिए पेट्रन का काम करते थे, मतलब इन आर्टिजन्स को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते थे, स्पॉन्सर करते थे, इन्हें गारंटी देते थे कि इनके द्वारा बनाया गया आर्ट क्राफ्ट वो खरीदेंगे। लेकिन जैसे जैसे इन राजाओं, इन जमींदारों की अथॉरिटी घटती गई, इन आर्टिजन्स का पेट्रन्स भी डिसअपियर होता गया। तो ये एक तरह से देखें तो ये आर्टिजन्स पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, जॉबलेस हो चुके थे और इस वजह से इन्होंने इन सिविल रिबेलियंस में, इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। इन सिविल रिबेलियंस के अंतर्गत आने वाले मेजर इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 1857 से पहले हमें कई रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं इंडिया में। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, चारों ओर हमें कई रिवोल्ट्स, कई मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, ईस्टर्न इंडिया में सबसे पहले सन्यासी रिबेलियन हुआ, 1763 से 1800 तक चला। उसके बाद चौर अपराइजिंग 1766 से 1772 तक चला, फिर 1795 से 1816 तक चला। इसके अलावा 1783 में रंगपुर और दीनापुर में जो रिवोल्ट्स हुए, फिर 1799 में बिष्णुपुर और बीरभूम में भी रिवोल्ट्स हुए। 1804 से लेकर 1817 में ओडिशा और 1827 से 1840 के बीच संबलपुर में भी कई रिवोल्ट्स हुए। सॉदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो 1794 में विजयनगरम के राजा के द्वारा रिवोल्ट किया गया। फिर तमिलनाडु के पॉलीगर्स भी 1790 के दौरान रिवोल्ट करते हैं। त्रवंकोर के दीवान वेलुथम्पी ने 1805 में रिवोल्ट किया। 1830 से लेकर 1831 के बीच मैसूर के पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया। इसी तरह विशाखापट्टनम, गंजम और कुरनूल में भी कई रिवोल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें, वेस्टर्न इंडिया में सौराष्ट्र के क्षेत्र में 1816 से लेकर 1832 के बीच कई रिवोल्ट्स हुए।
गुजरात के कोलिस के द्वारा भी 1824, 1839 और 1849 में रिवोल्ट किया गया। महाराष्ट्र में भील अपराइजिंग हुई 1818 से लेकर 31 के बीच। कित्तूर अपराइजिंग हुई 1824 में। सतारा अपराइजिंग हुई 1841 में। और फिर गडकरियों का रिवोल्ट हुआ 1844 में। इसी तरह नॉर्दर्न इंडिया में भी कई रिवोल्ट्स हुए। 1824 में यूपी और हरियाणा में रिवोल्ट्स हुए। 1805 में बिलासपुर में रिवोल्ट्स हुए। 1814 से लेकर 1870 के बीच अलीगढ़ के तलुकदारों ने रिवोल्ट किया। 1842 में जबलपुर के बुंदेलास के द्वारा रिवोल्ट किया गया। 1852 में खंदेश का रिवोल्ट हुआ। ओके, तो ये सारे रिवोल्ट्स थे। इन सारे रेबेलियंस को अगर हम एनालाइज करें तो कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। सबसे पहली बात, ये सारे रिवोल्ट्स लोकलाइज्ड थे, मतलब कुछ ही रीजन्स तक लिमिटेड थे। इनका इफेक्ट भी कुछ रीजन्स तक लिमिटेड था। जो लोग इन रिवोल्ट्स को लीड कर रहे थे उनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को बदलना नहीं था, वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना नहीं चाहते थे। उनका मकसद था सोसाइटी को फिर से वैसा बनाया जाए जैसा सोसाइटी अंग्रेजों के आने से पहले हुआ करती थी। ये लोग फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थे, ये कभी भी आप नहीं समझे, इस मिसकंसेप्शन में आप कभी नहीं रहे कि ये लोग रिवोल्ट जरूर कर रहे थे लेकिन ये सोसाइटी को बदलने के लिए नहीं कर रहे थे, सोसाइटी को पीछे ले जाने के लिए कर रहे थे। ये लोग फॉरवर्ड लुकिंग नहीं थे, ये लोग बैकवर्ड लुकिंग थे। ये सोसाइटी को अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में रिस्टोर करना चाहते थे। अंग्रेज इन सारे रिबेलियंस को सप्रेस करने में सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने हर तरह के टैक्टिक्स को अपनाया। कहीं पर इन अंग्रेजों ने रिवोल्ट करने वाले लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार की डिमांड मान ली, इन ज़मींदारों की ज़मीन वापस कर दी, अथॉरिटी वापस कर दी। वैसे ज़मींदार जो झुकने को तैयार नहीं थे, बेंड होने को तैयार नहीं थे, उन्हें इन अंग्रेज़ों ने रास्ते से हटा दिया, उन्हें मतलब मार दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अंग्रेज इन रिबेलियंस को सप्रेस करने में सक्षम थे, सक्सेसफुल थे। और इन रिबेलियंस को सप्रेस करने का ही ये नतीजा था कि 1857 का रिवोल्ट ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया तक स्प्रेड नहीं कर पाया। ओके, क्योंकि सक्सेसफुली इन 1857 से पहले होने वाले जितने भी रिवोल्ट्स हैं, अलग अलग टैक्टिक्स को अपनाकर सक्सेसफुली अंग्रेजों के द्वारा इन रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। ओके, तो ये था सिविल रिबेलियंस। 1857 से पहले हुए इंडिया में सिविल रिबेलियंस के ऊपर ये एक वीडियो था। ओके, आने वाले वीडियोस में हम ट्राइबल अपराइजिंग को देखेंगे, पीजेंट मूवमेंट को समझेंगे। ओके, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।